नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित 50 एमसीक्यूज आपके लिए पुनः लेके आए हैं। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं और फिर से 6वीं क्लास में 50 एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आरंभ करते हैं आज के 50 एमसीक्यूज। हमारा पहला प्रश्न आज का हमने लिया है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के उद्देश्य खालिस्तान को महत्व देते हैं। तो आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के उद्देश्य किस चीज़ को महत्व देते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए में है रटन स्मृति, बी सत्ता के प्रति अनुकूलता, सी आलोचनात्मक चिंतन और डी है प्रत्यय स्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा सही उत्तर आलोचनात्मक चिंतन, यानी प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खालिस्तान का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है किसका प्रयोग करने प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें दिया है। तो ऑप्शन इसमें दिया है, ए है कंठस्थीकरण, बी और साथ में है प्रत्यास्मरण, बी है कंठस्थीकरण और समालोचनात्मक चिंतन, सी है अनुभवजनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन और डी है अनुभवजनित अधिगम और प्रत्यास्मरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुभवजनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन। पुनः इसके ऐसे दोहरा लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवजनित अधिगम का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सामाजिक रचनावादी, बी व्यवहारवादी, सी सूचनात्मक प्रक्रियाकरण और सी डी ऑप्शन है रचनावादी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए के अनुसार सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। आपको ऑप्शन दिया है, ए शारीरिक गतिक बुद्धि, बी अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता, सी सामाजिक बुद्धि और डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है लिखना, बी कूदना, सी दौड़ना और डी तैरना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लिखना, यानी लिखना जो है एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था वो किससे संबंधित बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, बी मनोयोनिक दृष्टिकोण, सी व्यवहारवादी दृष्टिकोण और डी ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक या बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है प्रकृति, बी है आनुवांशिकता, सी है लालन पालन और डी है गुणसूत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लालन पालन। लालन पालन एक ऐसा कारक है जो भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है और जो किसी भी बालक बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता रहता है। ऑप्शन अगला देख लेते हैं प्रश्न हम। पीटर कहता है, मैं असफल हूँ,
असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, बी स्व साक्षात्कार, सी उपलब्धि अभिप्रेरणा और डी सीखी गई निस्सहायता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीटर अगर कह रहा है कि मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल हूँगा, इस तरह की अगर वो बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो बताना चाह रहा है सीखी गई निस्सहायता। ठीक है, यह दर्शाता है कि उसके अंदर सीखी गई निस्सहायता भरी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के संदर्भ के विकास के अंतर्गत खाली स्थान आते हैं। ऑप्शन ए केवल गुणात्मक परिवर्तन, बी केवल मात्रात्मक परिवर्तन, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन और डी ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, यानी बच्चों के संदर्भ विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो इसमें अलग अलग बताया है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सामग्रिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशील ऐसे बच्चे होते हैं, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक हो जाते हैं और नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना, ये किस तरह के बच्चों की लक्षण है बताना है। ऑप्शन ए श्रवण अक्षमता, बी बौद्धिक अक्षमता, सी स्वलीन स्पेक्ट्रम और डी दृष्टि अक्षमता। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वलीन स्पेक्ट्रम कैटेगरी के बच्चे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? आपको ऑप्शन दिया है, ए बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, बी बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, सी पुरस्कार हेतु सघन प्रयास से सीखते हैं और डी स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें भी पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन ए स्कूल एवं पास पड़ोस, बी परिवार एवं संचार माध्यम, सी पास पड़ोस एवं शिक्षक और डी परिवार एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार एवं पास पड़ोस। ये दोनों ही बच्चों की ऐसी प्राथमिक सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे बच्चे सामाजिकरण सीखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अलीजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? तो इसमें कंडीशन दी है, एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका नाम अलीजा है जिससे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण का सामर्थ्य भी है, परंतु परीक्षा में असफल होने पर वो किसको जिम्मेदार ठहराएगी? ऑप्शन ए उसकी योग्यता में कमी को, बी परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई को, सी दुर्भाग्य को और डी अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी योग्यता की कमी को यह दिखाता है। अगर एलिजा जिससे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है फिर भी असफल हो रही है, इसका मतलब यह उसकी योग्यता में कमी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है? ऑप्शन ए जेंडर सशक्तिकरण, बी जेंडर रूढ़िवादिता, सी जेंडर रूढ़ि बुद्धि लचीलापन और डी जेंडर स्थिरता। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है जेंडर रूढ़िवादिता। तो अध्यापकों को यदि अध्यापकों के द्वारा उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित अगर कर रहे हैं तो इस तरह की जो रूढ़िवादिता है वो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाती है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवाद, बी है प्रत्यक्ष निर्देशन, सी है सामाजिक रचनावाद और डी है पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक रचनावाद। कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना जो उदाहरण कहलाएगा वो सामाजिक रचनावाद का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में कितने प्रकार की विकलांगता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 5 प्रकार की, बी 10 प्रकार की, सी 21 प्रकार की और डी 7 प्रकार की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 प्रकार की विकलांगता का उल्लेख किया गया है। पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल रूप से यानी दिव्यांगजन जिसे आप बोलते हैं, विकलांग लोग जो होते हैं उनके लिए बनाया गया 1995 में एक्ट था, ठीक है। लेकिन ये चेंज हो चुका है और ये दोबारा से 2016 में रीलॉन्च हुआ था और उस समय पे इसका जो नाम रखा गया था आरपीडब्ल्यूडी। आरपीडब्ल्यूडी से यहाँ तात्पर्य है राइट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता जो 1995 के एक्ट में थी, लेकिन इस एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगता कर दी गई हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, बी विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा, सी यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है और डी विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का वियोजन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विद्यालयों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं, ए वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, बी संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, सी एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति और डी है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मृति विषयक युक्ति से तात्पर्य है वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, बालक वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो बालक वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है बताना है। ऑप्शन ए है मात्रात्मक परिवर्तन, बी है गुणात्मक परिवर्तन, सी दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन और डी है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है बालक वृद्धि और विकास का तात्पर्य होता है दोनों तरह का यानी मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होना। अगला प्रश्न, सूच या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी हेगार्टी और डी गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूच या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए की राशि मासिक रूप में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न में बताया है इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भारत में लागू है उसमें कितना रुपए हर महीने दिया जाता है। ऑप्शन है ए 500, बी 1000, सी 600 और डी 1200। सही उत्तर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 600 रुपये इसमें मासिक दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बी सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सी सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए और डी सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन ए सीखने की दोषपूर्ण विधियां, बी स्मरण करने की इच्छा, सी सीखने में कमी और डी मानसिक द्वंद्व। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ये विस्मृति का जो कारण है उसमें स्मरण करने की इच्छा जो है वो शामिल इसमें नहीं होती है। इसके अतिरिक्त सीखने की दोषपूर्ण विधियों से, सीखने में कमी से और मानसिक द्वंद्व से विस्मृति होते रहती है, यानी भूलना ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि ए है जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए, बी यह संदर्भित रूप में हो, सी अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो और डी अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संदर्भित रूप में हो। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भित रूप में हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन ए संवेदना, बी कल्पना, सी प्रत्यक्ष ज्ञान और डी अभिप्रेरणा। दोस्तों सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान जो है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है ए 1995, बी 1998, सी 2000 और डी 2002। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आएगा 1995, यानी पल्स पोलियो टीकाकरण का जो आरंभ हुआ था 1995 से हुआ था। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ऑप्शन ए है 150, बी 140, सी 160 और डी है 135। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। दोस्तों आप सभी जानते हैं बुद्धि लब्धि जिसे IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, कैसे निकालते हैं। IQ की निकालने का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु, और मानसिक आयु में भाग अगर दे दिया जाता है कालानुक्रमिक आयु, मतलब कितनी एक्चुअल आयु है, कालानुक्रमिक आयु, और इसमें यदि हम गुणा कर देते हैं 100 का तो उसकी बुद्धि लब्धि पता चल जाती है। तो 5 वर्ष का अगर कोई बच्चा है यानी उसकी कालानुक्रमिक आयु 5 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु अगर 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमें 160 मिलेगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। ऑप्शन ए है कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, बी अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, सी विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना और डी सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ए है बोर्ड पर लिखित निर्देश, बी है स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, सी है छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें और डी है शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों अगर छात्र जो है वो दृष्टिबाधित है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसमें दिया है, ए इनाम, बी असफलता से डर, सी रुचि, डी सजा से बचना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुचि। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण इसमें रुचि नहीं है। इसके अलावा इनाम, असफलता से डर और सजा से बचना ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसे समावेशन में मदद मिलेगी। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए स्वलीनता वाले छात्र, बी पठन विकल्प वाले छात्र, सी बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र और डी है प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पठन विकल्प वाले छात्र। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए रट कर सीखना, बी गैर संदर्भित विषय वस्तु,
सी संकल्पनात्मक समझ और डी परीक्षाओं के लिए सीखना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है संकल्पनात्मक समझ विकसित करना। इस पर बल दिया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को खालिस्तान की अवधारणाओं से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए द्रव बौद्धिकता, बी विविध सोच, सी रवादार बौद्धिकता और डी अभिसृत सोच। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, बी उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, सी पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना और डी एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ये जो है ये अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब हुई। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए 2021, बी 2022, सी 2019 और डी 2017। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2021। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत 2021 में हुई। अगला प्रश्न है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह किस चीज़ का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है, ए अनुक्रिया समुच्चय, बी पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, सी अनुरूपक सोच और डी कार्यात्मक स्थिरता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुपूरक सोच का यह उदाहरण है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं इसे, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत दे रहा है, यह अनुरूपक सोच का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। आपको ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ए सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, बी उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना, सी स्वनिर्देश का गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना और डी स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए अवसरों की अनुमति देना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना इससे सही ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए दोहराव व स्मरण करना, बी सहयोगात्मक अधिगम, सी निर्देशित आशय प्रदान करना और डी व्यापक चर्चाएं। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दोहराव व स्मरण करना शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। इसके अलावा सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित आदान प्रदान और व्यापक चर्चाएं ये सभी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्यतः संक्रिया होती है। तो आपको बताना है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या है। ऑप्शंस गिवन है आपको, ए क्रिया और प्रतिक्रिया की, बी प्रत्यक्षीकरण की, सी निदान की और डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्थाओं की मुख्य संक्रियाओं में क्रिया और प्रतिक्रिया, प्रत्यक्षीकरण, निदान ये सभी मुख्य संक्रिया होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन ए विकिरण विकास के सिद्धांत को, बी विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, सी बाह्य से मध्य की ओर विकास के सिद्धांत को और डी सोपानिक विकास के सिद्धांत को। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। यानी शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर जो विकास हो रहा है
वो विकास कहलाता है। विकेंद्रीकृत विकास के ये विकास दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए कुर्ट लेविन, बी स्कीनर, सी वाटसन और डी वुडवर्थ। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, कुर्ट लेविन। ये जो है ये व्यवहारवादी नहीं है। इसके अलावा स्कीनर, वाटसन और वुड्सवर्थ ये सभी व्यवहारवादी विद्वान हैं। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, एक ए है मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति, बी है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सी है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे और डी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। यहाँ पे CWSN की अगर बात करें तो ये हो जाएगा सी फॉर चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो आप ये याद रखेंगे CWSN का अर्थ क्या होगा, और हिंदी में इसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सामाजिक भाषा उद्धृत, बी सांस्कृतिक प्रभाविता और सी भाषा निर्धारित और डी है संज्ञानात्मक पक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति भाषा निर्धारित कहलाती है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है, ए 1977, बी 1988, सी 1978 और डी 1985। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1985। 1985 से ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वह संबंध कोहलर का था किससे? आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए है बंदरों से, बी कुत्तों से, सी मुर्गियों से और डी वन मानुषों से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन मानुषों से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो खालिस्तान में आपको लिखना है, ऑप्शन ए है तार्किक, बी सृजनात्मक, सी सौंदर्यबोध और डी है अतार्किक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? आपको ऑप्शन है, ए कुक, बी प्रोबेल, सी डॉल्टन और डी मॉन्टेसरी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोबेल। 1837 में जर्मनी में फ्रेडरिक प्रोबेल नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने किंडरगार्टन जो विधि है इसका प्रतिपादन किया था। इसमें बच्चों के निष्क्रिय सीखने की शैली को उन्होंने विकसित किया था। इसमें बच्चों को अन्वेषण और बातचीत के जरिए पढ़ने और लिखने, साथ में सामाजिक संपर्क बनाने के कौशल को सिखाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों एक मॉन्टेसरी भी इसमें गिवन है। तो मॉन्टेसरी स्कूल भी आपने देखा होगा। इसे 1907 में रोम में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी नाम की एक लेडी विद्वान थी, इन्होंने विकसित की थी। और इसमें बच्चों के सक्रिय सीखने की शैली का विकास किया गया था। इसमें बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो करवाई जाती थी और उनका विकास होता था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो जन्मजात अभिप्रेरक इसमें से क्या है बताना है। ऑप्शन ए है दंड, बी प्रोत्साहन, सी भूख और डी पुरस्कार। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूख। भूख जो होता है वो जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। इसके अलावा दंड, प्रोत्साहन और जो पुरस्कार है ये समय के साथ में अन्य अभिप्रेरक के रूप में वर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध, बी है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, सी है ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया
और डी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें उत्तर गिवन नहीं है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों ये आज हमारा अंतिम एमसीक्यू था। इसी तरह के एमसीक्यू हम लगातार आपके लिए देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करें और अपनी परीक्षा को प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हुए दें, यही हमारी इच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।